नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे जहां पे ब्रीफिंग हो रही है, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले कैबिनेट बैठक खत्म हुई है और कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव रखे गए। कौन कौन से प्रस्ताव ऐसे हैं जिसपे मुहर लगी है, इसकी जानकारी खुद दी जा रही है। और ऐसे में सीधे चलेंगे जहाँ पे यूपी सरकार की कैबिनेट ब्रीफिंग हो रही है, वहां पे आपको समझाएंगे और दिखाएंगे किस तरीके से कि कौन कौन से प्रस्ताव जो है जिसपे मुहर लगे। चलते हैं। उसके कुलाधिपति होंगे जो वहां हमारे कर्मचारी हैं, जो शैक्षणिक कर्मचारी हैं वो भी, और जो गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं वो भी, जो यूजीसी के जो मानक हैं उसके अनुरूप जो लोग वहां उसको मानक को पूरा करेंगे, वो राजकीय विश्वविद्यालय, दिव्यांग विश्वविद्यालय के हिस्सा वो भी 50%। अब तक वहां ये व्यवस्था थी दिव्यांग विश्वविद्यालय की कि 50%, और अब तक सिर्फ दिव्यांग ही वहां अपने शिक्षण का काम, पठन पाठन का काम और उनका वहां दाखिला होता था। लेकिन अब से वहां 50% हमारे दिव्यांगजन शिक्षा ग्रहण करेंगे और फिर बाकी जो हमारे सामान्य छात्र हैं उनको भी उस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का उनको भी अवसर मिलेगा। तो इस तरह का एक महत्वपूर्ण, मैं समझता हूं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये दूसरा दिव्यांग विश्वविद्यालय जिसको स्थापित करने का काम जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने किया था। अब ये राजकीय विश्वविद्यालय आज के बाद ये दूसरा शकुंतला मिश्रा पुनर्वास जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है, उसके अलावा ये एक और विश्वविद्यालय दिव्यांगजनों के लिए आज से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, पहले ये था वहां, हाँ, तो अब व्यवस्था वहां जो सामान्य छात्र हैं अब उनको भी अवसर हम देंगे। हाँ, वो उनके लिए आरक्षित 50% तो उनके लिए आरक्षित रहेगा, बाकी सामान्य छात्रों को भी हम वहां पे अवसर देंगे। हाँ जी। डॉक्टर अरुण कुमार जी, वन मंत्री की ये बड़ी योजना लेकर आए हैं। सभी को प्रणाम। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 12.60 करोड़ पौधों का रोपण वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा तथा 22.40 करोड़ पौधों का रोपण राजकीय विभागों द्वारा जन सहभागिता, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जनपद स्तरीय विभागों के मुख्यालय, विकास खंड, कृषकों, समाज सेवी संस्थाओं, एनएसएस के कार्यकर्ताओं के सहयोग से लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण जन आंदोलन वर्ष 2023-24 का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कृषकों की आय में वृद्धि करना है। वन एवं वन्य जीव विभाग की पौधशालाओं में वृक्षारोपण 23-24 हेतु लगभग 50 करोड़ पौधे उपलब्ध हैं। गत वर्ष की भांति इस वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी वृक्षारोपण में समस्त शासकीय विभागों, संस्थाओं, व्यक्तियों को संबंधित शासकीय विभागों, संस्थाओं के माध्यम से वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा निःशुल्क पौधा यूकेलिप्टस और पॉपुलर को छोड़कर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित हो, ग्रीनरी हो और ग्लोबल टेम्परेचर भी हम रोक सकें बढ़ने। देखिए, पिछली बार जितने लगे थे, हमारे विभाग के सर्वे के अनुसार हमारे विभाग के लगभग 90% पेड़ जीवित हैं। अन्य विभागों द्वारा लगाए गए 75 से 80% पौधे जीवित हैं। इसकी जानकारी और सही करने के लिए हमने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से एक पैक्ट किया है कि तुम एक थर्ड पार्टी सर्वे करके बताओ पिछले 2 सालों में कितने पेड़ लगे, कितने जीवित हैं, कहाँ कहाँ जीवित हैं, और मैं समझता हूँ उसकी रिपोर्ट हमको जल्दी ही मिलेगी। इसलिए हमने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से एक पैक्ट किया है कि तुम एक थर्ड पार्टी सर्वे करके बताओ पिछले 2 सालों में कितने पेड़ लगे, कितने जीवित हैं, कहाँ कहाँ जीवित हैं, और मैं समझता हूँ उसकी रिपोर्ट हमको जल्दी ही मिलेगी।
देखिए ऐसा है, अलग अलग पेड़ होते हैं, कुछ पेड़ होते ही ऐसे हैं जो छोटे ही लगते हैं और कुछ बड़े वैसे हमारे यहाँ 5 फीट 5.5 फीट तक के पेड़ से जाए। ये जुलाई माह में 1-2 बारिश और हो जाए तब ये में तो शुरू करेंगे। अभी खेती निर्धारित नहीं हुई है, जल्दी ही आपको हम खेती से सूचित करेंगे। मैंने बताया जब 1 बारिश और हो जाए तो वो रिपोर्ट उन्होंने कहा हम आपको जल्दी ही देंगे और जैसे ही मिलेगी हम आपके सामने रखेंगे। हम कुछ कहें, हमारा विभाग कुछ कहे, दूसरे विभाग कुछ कहे, हमने इसके लिए थर्ड पार्टी को सर्वे कराया कि तुम सर्वे करके बताओ। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है, हमने उनसे सर्वे कराया। जी हाँ, टैक्स हो गया। ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI नहीं कोई दिक्कत ठीक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रिमंडल के सामने जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं विशेष रूप से हम आपका ध्यान चाहेंगे। ठीक है, ये 6 असेवित जनपदों में भारत सरकार की बायोमेट्री गैप फंडिंग योजना के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड पर मेडिकल कॉलेजों के विकास के लिए जो आज कैबिनेट के सामने प्रस्ताव आया था उस पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये जनपद हैं महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज और इसके लिए 1012.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा प्रदान कर दी गई है। इससे इन 6 जनपदों में उत्कृष्ट चिकित्सा व्यवस्था हो सकेगी। मैं समझता हूँ जनपद बागपत, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज, महोबा, हमीरपुर, ये 6 जनपदों में बायोमेट्री गैप फंडिंग के आधार के ऊपर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इसमें ऑपरेशनल कैपिटल सब्सिडी है लगभग 100 करोड़ रुपए की और 50 करोड़ रुपए की लगभग ऑपरेशनल सब्सिडी मिलेगी 5 साल में। ये जो सरकार के द्वारा 2021 में 17/9/21 के माध्यम से जो रीति तय की गई थी कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से बाकी 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेज देंगे, उसी के अनुरूप आज ये 6 मेडिकल, 2 तो पहले दे चुके हैं, संभल, महाराजगंज और बाकी 6 में जब दिया जा रहा है। इसके बाद जो विशेष रूप से जनपद कौशाम्बी की तहसील सिरातू के ग्राम कोकराज में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट की स्थापना है। तो कृषि विभाग की भूमि उद्यान विभाग के निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में ये भी अपने आप में एक बहुत इनोवेटिव है और खास तौर से इजराइल के कोलैबोरेशन से ये जो करने जा रहे हैं ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी योजना है। इसके लिए केंद्रांश भी है और राज्यांश भी है। इसमें 651.64 लाख की योजना है जिसमें केंद्रांश है 390.98 लाख, राज्यांश है 260.65 लाख, अर्थात 60 और 40% के सहयोग से इसको स्थापित किया जा रहा है। इसमें खास तौर से जनपदों के क्षेत्रीय एवं आसपास के जनपदों के कृषक आम, अमरूद और केला की सघन बागवानी जैसी नई तकनीकों का ज्ञान प्राप्त करते हुए अच्छी गुणवत्ता के फल और सब्जी का उत्पादन करेंगे। निर्यात योग्य फल एवं सब्जी उपलब्ध होगी जिसके निर्यात से देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी
बेरोजगार युवकों को रोजगार का अवसर मिलेगा। इसमें 50,000 रोग मुक्त उच्च गुणवत्ता फलदार पौध की जो उत्पादित होगी और साथ ही साथ लगभग 54-5500 रोजगार सृजित होंगे। ये भी अपने आप में है। नहीं, इंडो इजराइल वाली बात हम बता रहे हैं आपको। इजराइल के कोलैबोरेशन से ये मत संख्या 6 है, कौशाम्बी में ये स्थापित होने जा रहा है। 60-40 के 60 और 40 के अनुपात में इसमें खर्च आएगा। इसके साथ हमारे साथ में आज मंत्रिमंडल ने एक नई टाउनशिप को अभी तक इंटीग्रेटेड टाउनशिप 2014 प्रभावी थी। इंटीग्रेटेड टाउनशिप को अवक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है। ये अपने आप में 2 लाख से कम आबादी वालों पर भी इस प्रकार की टाउनशिप का एक बहुत इनोवेटिव आइडिया है और हर तरह से हमारी सरकार ने अर्बनाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार 652 लोकल बॉडीज थी, 2017 में उसका चुनाव हुआ था। इस बार 762 का चुनाव हुआ है, लगभग 110 लोकल बॉडी बढ़ी। तो खास तौर से हम अर्बन प्लानिंग के तहत ही इसको लागू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश टाउनशिप 2023 की जो नीति निर्गत सरकार ने आज की है, इसका एक डिटेल डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएगा और इसमें कई चीजों को हाईलाइट किया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर जो भी जिम्मेदारी जो डेवलपर हैं उनके ऊपर भी फिक्स की गई है और जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी फिक्स की गई है कि वो जैसे 60 दिन के अंदर लेआउट पास कर दें। इसके साथ ही साथ 10% EWS, 10% LIG का प्रोविजन उसमें होना चाहिए। अभी तक 25 एकड़ के उस पर था कि भाई 25 एकड़ का हमारे पास वो होना चाहिए लेआउट, लेकिन अब ये 12.5 एकड़ तक इसको कर दिया गया है। और हर तरीके का डेवलपर के ऊपर भी इस बात के लिए पाबंदी लगाई गई है कि अगर वो किसी भी रूप में उसकी अवहेलना करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी भी पड़ेगी और जो भी सिक्योरिटी उसकी जमा होगी उसमें जब्तीकरण भी हो सकता है। काफी डिटेल डॉक्यूमेंट है। कुछ बातें जो जरूरी थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी डिटेल डॉक्यूमेंट आपको मिल भी जाएगा। इसके साथ ही अटल नवीनीकरण मिशन को ये बता गए। ये प्रयागराज का जो राष्ट्रीय विद्युत विश्वविद्यालय है, इसका नाम परिवर्तित करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज किया गया है। आज इस पर मंत्रिमंडल के द्वारा काफी सहमति दे दी गई है। ये भी प्रस्ताव पास हो गया। ये इसके अतिरिक्त ये ध्यानचंद स्टेडियम जो संकल्प पत्र में उल्लिखित बिंदु सरकारी एवं निजी भागीदारी से आधुनिक सुविधाओं में से लैस स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खोला जाएगा के संबंध में उच्चतर स्तर पर द्वारा स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ को विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति के क्रम में मंत्रिपरिषद द्वारा 25/1/21 को खेलों विकास एवं उदीयमान खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरांत स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु तैयार किया गया विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया गया। विधानमंडल द्वारा पारित होने के उपरांत उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम 2021
5/3/21 को प्रख्यापित किया गया। उक्त अधिनियम दिनांक 5/8/21 को प्रवर्तित माना गया। आज खास तौर से मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 2/12/21 को हॉकी के जादूगर खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम से मेरठ में स्थापित होने वाले उत्तर प्रदेश स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय रखे जाने का निर्णय लिया। आज खास तौर से इसके अधीन संपूर्ण यात्रा योजना जो हमारी इसके लिए आकलित की गई है, इसमें 388,53,75,70,000 रुपए उच्च विशिष्टियों के साथ मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया। ये भी अपने आप में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण है। इसके साथ रामगुरु भद्राचार्य हो गया। ये संस्कृत विद्यालयों को अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं स्थापना सुविधाओं हेतु सहयोगी अनुदान योजना के संबंध में जो शासनादेश 5/1/22 को निर्गत किया गया था, उसमें 50% का प्रोविजन था कि 50% इनका मरम्मत और जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए खर्च किया जाए, 50% सरकार देगी और 50% जो मैनेजमेंट है वो देंगे। लेकिन ये योजना को प्रबंधकों ने ये कहा कि इतना पैसा जो है कराना मुश्किल है, तो अब उसी का संशोधन आया है कि उसमें 50% के स्थान पर अब 95 और 5% है। यानी कि जितने भी संस्कृत अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं, उनकी मरम्मत, उनका जीर्णोद्धार, उनका पुनर्निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं के लिए जो भी आकलन आएगा, एस्टीमेट जो होगा, उसका 95% तो सरकार देगी और 5% मैनेजमेंट देगा। और ये भी सुविधा दे दी गई है कि 5% मैनेजमेंट CSR से दे सकता है या अपने क्षेत्रीय विधायक और सांसद निधि से भी उसकी व्यवस्था कर सकता है, ताकि इस प्रकार उसका जीर्णोद्धार हो सके। इसमें जो आवंटन है वो 40-40-20 के अनुपात में 3 किस्तों में किया जाएगा। जी 357 विद्यालय के ये 1,000 की गारंटी। ये खास तौर से मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना आई है। अभी तक जो 40% का जो टर्नओवर जो इकाइयां करती थी, उनका ही रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक था। इसमें खास तौर से उन लोगों को जो छोटी MSME की इकाइयां, तो छोटी MSME की प्रदेश में स्थापित कुल MSME की इकाइयों का लगभग 15% औपचारिक रूप से रजिस्ट्रेशन है। 85% इकाइयां ऐसी थी कि जिन लोगों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं था, उनको भी ये सुविधा दे दी गई है कि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत उन लोगों को 5 लाख रुपए की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के लोग सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है और इन्हें इस योजना का लाभ जो GST के पात्र हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष लाभान्वित होने वाले उद्यमियों का आकलन अभी संभव नहीं है। योजना के प्रथम वर्ष में संचालन के उपरांत ही योजनाबद्ध के व्यवहार का आकलन किया जा सके। ये अपने आप में छोटे उद्यमियों को खास तौर से दुर्घटना बीमा योजना उन लोगों को दी है कि जिन लोगों का उसके तहत पंजीकरण अभी नहीं था, वो लोग भी इसमें उस योजना के तहत पंजीकरण करा के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आज खास तौर से जो एक प्रस्ताव आया है
कि आगरा और मथुरा में पर्यटन विकास की दृष्टि से हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट का पीपीपी मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित किया जाएगा। और ये भी अपने आप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। और गोवर्धन खासतौर से मथुरा और यमुना एक्सप्रेस वे के पास आगरा में तो ब्रज 84 को सहित ब्रज सर्किट में तीर्थ एवं ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराएंगे। आगे संपूर्ण उत्तर प्रदेश को अलग अलग टूरिस्ट सर्किट बनाकर हेलीकॉप्टर सेवाएं देने पर भी विचार है, जिसमें खास तौर से लेकिन आज जो मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है वो मथुरा और आगरा की गई है। इसमें हेलीकॉप्टर के माध्यम से पर्यटकों को वहां ब्रज सर्किट की सैर कराएंगे। या सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमति हो गई। हो गया। यहाँ एक विशेष बात, ये आज मथुरा में जो बंद पड़ी छाता चीनी मिल है उसकी अबाधित भूमि पर 3000 टीसीडी 4900 टीसीडी तक क्षमता विस्तारीकरण योग्य क्षमता की नई चीनी मिल 60 केएलपीडी क्षमता की आसवनी और लॉजिस्टिक एवं हब वेयर हाउस कॉम्प्लेक्स की स्थापना के संबंध आज मंत्रिमंडल ने इस पर भी सहमति दे दी है। ये उस क्षेत्र के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी। 2009 में ये चीनी मिल बंद कर दी गई और तब से अब तक बंद पड़ी थी। इससे पूरे क्षेत्र के 50,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे और मैं समझता हूं कि ये अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला है कि छाता चीनी मिल जो है वो दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज एक प्रस्ताव जो हमारे सामने आया भामाशाह की जयंती वाला, वो भी अपने आप में पहली बार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भामाशाह की जयंती के संबंध में ये हमारे श्री रविकांत गर्ग और जो हमारे उसके अध्यक्ष है उद्योग व्यापार मंडल के, तो उन्होंने भी इसके संबंध में प्रस्ताव किया था और समय समय के ऊपर व्यापारी संगठन भी बात मांग करते रहे। संदीप बंसल जी ने भी इसके लिए कहा था। आज मंत्रिमंडल के समक्ष हमने, यद्यपि ये सूचीबद्ध नहीं था, लेकिन हमने मंत्रिमंडल के समक्ष ये प्रस्ताव रखा था कि भामाशाही इतिहास में एक ऐसा नाम है जो, क्योंकि सामान्यतया रईस आदमियों का नाम कभी इतिहास में लिखा नहीं जाता जब तक कोई उसका सेवा कार्य न हो, और वो भी उल्लेखनीय कार्य। भामाशाह का एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिन्होंने महाराणा प्रताप की उस समय मदद की कि जिस समय महाराणा प्रताप को मदद की आवश्यकता थी। और जो कुछ भी हमारे पास लिटरेचर उपलब्ध है, मैं विकिपीडिया से इंग्लिश और हिंदी वर्जन खास तौर से आज निकाल के लाया हूँ, उसमें लगभग 25,000 सैनिकों को 12 साल तक उन्होंने उनका हर प्रकार से जो उनकी सहायता की महाराणा प्रताप जी की, उसमें 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक निर्वाह हो सकता था, इतना दंड दिया। प्राप्त सहयोग से महाराणा प्रताप में नया उत्साह उत्पन्न हुआ और उन्होंने पुनः सैन्य शक्ति संगठित कर मुगल शासकों को पराजित करा और फिर से मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया। ये अपने आप में ऐतिहासिक तथ्य है और उनका नाम भी, महाराणा प्रताप जी के साथ उनका नाम भी बहुत आदर के साथ दिया जाता है। उदयपुर राजस्थान में राजाओं की समाधि स्थल के मध्य भामाशाह की समाधि भी बनी है। उनके सम्मान में 31 दिसंबर 2003 को एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। आज मंत्रिमंडल के द्वारा इसमें उनके जन्म दिवस जो हमारे विकिपीडिया पर 29 जून 1547 अंकित है, वो दिया गया है। उसको एक व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। आज आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ हमारी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो कैबिनेट बैठक के बाद ब्रीफिंग सुन रहे थे आप, किस तरीके से कैबिनेट में किस किस प्रस्ताव को रखा गया और किस किस प्रस्ताव पर मुहर लगाया गया। बता दें कि दिव्यांग विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया है, जगत गुरु रामभद्राचार्य अब नाम रखा गया उसका, और इसी के साथ अब 50% तक यहाँ पे दिव्यांग बच्चे पढ़ पाएंगे, इसी के सामान्य बच्चे भी 50% तक इसमें पढ़ पाएंगे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।